हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट करेंगे। आज का पहला केस है कोरंबई हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब हालांकि केस मिनिमम वेज एक्ट पर बेस करता है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीधा इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसी तरह से आप इस केस को साइट भी कर सकते हैं, है ना। और यही इन केसेस का एक्चुअल रोल होता भी है। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े आंसर्स में आप इन्हें साइट कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट तो नहीं है सिलेबस। खैर, अब हुआ क्या केस में कि असिस्टेंट लेबर ऑफिसर ने हॉस्पिटल प्रेमाइस को इंस्पेक्ट कर डाला किसी दिन और पता चला कि भाई हॉस्पिटल के क्लीनिंग स्टाफ को अप्रोप्रिएटली वेजेस नहीं दी जा रही। उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया, हॉस्पिटल और कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि 7.5 लाख रुपया कंपनसेशन और 7.5 लाख रुपया एरियर्स दो। ठीक है, राइट फ्रॉम अक्टूबर 2015 टू मार्च 2016। अब पेटिशनर्स, कॉन्ट्रैक्टर और हॉस्पिटल ने आर्ग्यू किया कि वर्कर्स जो है वो क्लीनर्स हैं, वो बेसिक स्वीपिंग स्टाफ है, झाड़ू लगाने वाले, और उनको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल एरियाज में जो नोटिफाइड पेमेंट है उसके हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, विच इज 150 रुपीज पर डे। लेकिन अग्रीमेंट जो था हॉस्पिटल और कॉन्ट्रैक्टर का, वो ये स्टैब्लिश करता था कि ये जो स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ, वही 34 एम्प्लॉयज जो कि जिनको अरियर्स और कंपनसेशन देने के लिए कहा गया था, उनके अग्रीमेंट में ये साफ लिखा हुआ था कि दे वोंट बी जस्ट कैरिंग आउट द जनरल स्वीपिंग और क्लीनिंग वर्क, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू क्लीन स्पेशल एरियाज इन द हॉस्पिटल। मतलब एक स्किल्ड क्लीनिंग भी उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। देखो, आम सफाई करना, झाड़ू पोछा कर देना, डस्टिंग करना, ये तो एक बहुत ही बेसिक अनस्किल्ड जॉब है, इसमें किसी तरह की स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन आप जब हॉस्पिटल प्रोमाइस या इसी तरह के किसी टेक्निकल डेलिकेट एरिया या प्रोफेशनल सेटअप की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी लैब्स होती हैं, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, बहुत कुछ होता है और उसको हर कोई साफ नहीं कर सकता। उसकी सफाई के लिए स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, वरना भाई इक्विपमेंट को आप ऐसे पानी में धो वो तो नहीं सकते हो जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया था, isn't it? So of course a special skill is required to understand how to clean these delicate objects, machinery, equipments, etc. right? तो उनका जो अग्रीमेंट था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट करता है इस तरह के लेबर के बिहाफ पे। द अग्रीमेंट क्लियरली लेड डाउन कि दिस वुड बी द क्लीनिंग job of these sweepers and cleaners, not just the general sweeping or cleaning, but also cleaning and taking care or maintaining the hygiene of the specialized areas in the hospitals. अब जब आप ये काम करवाएंगे उनसे, जहां पे आप उनकी स्किल को डिमांड कर रहे हैं, उनके लेबर को डिमांड कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एरिया में, डेलिकेट सेंसिटिव जोन्स में उनसे काम करवा रहे हैं, सोच समझ के सफाई करवा रहे हैं, तो आप उनको फिर वो 150 जो बेसिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल एरिया में जो रेट फिक्स किया हुआ है उसके हिसाब से तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। वो तो एक जनरल स्वीपर के लिए है, जैसे सड़क पे झाड़ू लगाने वाला है ना, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला या पेड़ काटने वाला, ये बिल्कुल मतलब बेसिक काम जिसमें स्किल नहीं, अनस्किल्ड लेबर, तो उसमें म्यूनिसिपल एरियाज में नोटिफाई कर दिया जाता है थ्रू ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन कि ये स्टैंडर्ड पेमेंट होगा जो आपको देना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि स्किल नहीं है तो इतना भी चलता है। लेकिन अब यहाँ पे तो स्किल की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो बेसिक मिनिमम नोटिफाइड पेमेंट है उससे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट, which requires that you pay people who have skill a little more than you are paying people who have no skill. ठीक है, वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनसे आप जनरल अनस्किल्ड काम करवा रहे हैं, उनको आप अनस्किल्ड लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पैसा कम मिलेगा मुकाबले उन लोगों के मुकाबले जिनको स्पेशल स्किल, जिनकी स्पेशल स्किल को यूज करके उनसे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल ने क्लेम किया कि नहीं, वो नोटिफाइड मिनिमम वेज पे कर रहे हैं स्वीपिंग और क्लीनिंग की जनरल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये केस, ये जो ऑर्डर था वो कोर्ट में चला गया। ऑब्वियसली हॉस्पिटल हैड टू चैलेंज इट, सो दे डिड। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जस्टिस विजू एब्राहम ने,
कि अग्रीमेंट अपने आप में स्पेसिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ जनरल स्वीपिंग या क्लीनिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा रहा है अपने लेबर के थ्रू, ही इज प्रोवाइडिंग फुल हाउसकीपिंग सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स मेंटेनिंग हाइजीन एंड नीटनेस इन द इंटायर हॉस्पिटल। और जब हम पूरे हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हम उन स्पेशल डेलिकेट एरियाज की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे डेलिकेट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह सब होता है। इन सर्विसेज में ट्रेन स्टाफ और शामिल था जो कि सेंसिटिव एरियाज जैसे ओटीज आईसीयू को क्लीन करता था, विच गोज बियॉन्ड मियर क्लीनिंग वर्क, जैसे कि मैंने कहा भी। द कोर्ट upheld द डेप्यूटी लेबर कमिश्नर्स कंक्लूजन की स्टाफ जो कि हाउस कीपिंग स्टाफ के मुकाबले का काम कर रहा है, जनरल स्वीपिंग या क्लीनिंग नहीं कर रहा है, उन्हें हाउस कीपिंग स्टाफ के हिसाब से ही पेमेंट मिलना चाहिए। दे आर इंटाइटल टू अ हायर मिनिमम वेज, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक्ट ने नोटिफाई भी कर रखी है। पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। ठीक है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड एरिया, नॉन स्पेशलाइज्ड एरियाज, हजार्डस एरियाज, नॉन हजार्डस एरियाज, सबके लिए मिनिमम वेज जो है वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिवली कि हर सिचुएशन में किस तरह से किसको क्या पेमेंट मिलेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक फैसिलिटेशन है। ये एक्ट बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैनिफेस्ट करते हुए आया था या बनाया गया, ठीक है। अब कोर्ट ने एम्फसाइज किया दैट अ पर्सन हु इज एंगेज्ड एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ इज एंटाइटल्ड टू पे fixed as per extension fee 4, and if the same is not paid it will be a violation of the principles of equal pay for equal work which is a directive principle। ठीक है, कोर्ट ने रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जो कि है स्टेट ऑफ पंजाब एंड जगजीत सिंह, जिसमें ये होल्ड किया गया था कि इट इज फेलिशियस टू डिटरमाइन आर्टिफिशियल पैरामीटर्स टू डिनाई फ्रूट्स ऑफ लेबर, कि आप आर्टिफिशियल पैरामीटर्स को अगर लगा देते हैं किसी को मेहनताना देने से बचने के लिए तो आप आर्टिकल 21 वायलेट करते हैं उसको। ठीक है, और ये सब होता है इस देश में, ये होता चला आ रहा था बहुत पहले। अब मुझे पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, लेकिन क्योंकि एक औरत और मर्द के बीच की लेबर को डिस्टिंग्विश कर दिया जाता था कि भाई आदमी जितना काम कर रहा है उतना काम औरत नहीं कर रही है, स्पेशली एक कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे। तो आदमी को नगद मिलता था, वेज जो था वो रुपए के फॉर्म में मिलती थी, लेकिन स्त्री को अनाज दिया जाता था। ठीक है, ये पेट्रियार्कियल सिस्टम था जहाँ पे स्त्री को पैसा नहीं दिया जाता था। इफ अ लेडी इज अर्निंग मतलब उसके पास इंडिपेंडेंस आ रही है, पेट्रियार्की होने नहीं देना चाहती थी, है ना। तो जेंडर, कास्ट, इन सब के बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट देते थे। इस कंट्री में होता था, सब जगह होता है ये। इट्स नॉट जस्ट अ menace that exists in our country, it's a menace that exists throughout the world। जहाँ पे भी लोग शोषण कर सकते हैं वहां पे वो शोषण करने का मौका छोड़ते नहीं है कभी भी। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही शोषण रोकने के लिए फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दी कि भाई अपने हिसाब से तुम डिसाइड नहीं करोगे किसको क्या पैसा देना है, हम बताएंगे तुम्हें कि किसको कितना कहाँ पैसा देना है। ठीक है, कोर्ट ने नोट किया कि दैट एन एम्प्लॉय एंगेज फॉर द सेम वर्क कैन नॉट बी पेड लेस देन अनदर हु परफॉर्म्स द सेम ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, सर्टेनली नॉट इन अ वेलफेयर स्टेट। अगर दो आदमी एक जैसा काम कर रहे हैं तो तुम दोनों आदमियों को एक जैसा पेमेंट भी करोगे। वेलफेयर स्टेट का यही रूल और कानून होता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करता है पार्ट 4। Such an action, besides being demeaning, strikes at the very foundation of human dignity। ये ना सिर्फ demeaning है, ये ह्यूमन डिग्निटी की फाउंडेशन पे अटैक है। काम बराबर का कर रहे हैं लेकिन पुरुष को ज्यादा पैसा और स्त्री को कम। ये स्त्री की डिग्निटी को अफेक्ट करता है ना भाई। बाहर निकल के मेहनत करने का फायदा क्या, अगर तुम मर्द नहीं हो, पुरुष नहीं हो, पैसा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो एनकरेजमेंट, वो डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, अभिमान, गुरु सब कहीं ना कहीं टूटने लगता है। अब मिनिमम वेज एक्ट है क्या? मिनिमम वेज एक्ट 1948 एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसे वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। ये वर्कर्स के वेलफेयर को सिक्योर करता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेजेस को फिक्स करता है और उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करता रहता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से मिनिमम वेज रिवाइज भी होती जाती है। एक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पावर देती है कि वो मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और वर्कर्स इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एक्ट क्लासिफाई करता है एम्प्लॉयमेंट को, जैसे कि मैंने बताया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कैटेगरीज में। हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट मिनिमम वेज। पेनल्टीज भी हैं नॉन पेमेंट पे, अगर आप मिनिमम वेज पे नहीं कर रहे हैं या एक्ट के हिसाब से पे नहीं कर रहे हैं।
विम्स और आर्बिट्रेरी लोगों को भत्ता या मेहनताना दे रहे हैं तो आपको सजा भी होगी। ठीक है, तो हालांकि सिविल लिबर्टीज को इनैक्ट करता है लेकिन उन सिविल लिबर्टीज को वायलेट करने पर पीनलाइज भी करता है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट बढ़िया कोड्स होते हैं। खैर, अब देखो ये एक्ट जो है अपने आप में तो इम्पोर्टेंट नहीं है इफ यू थिंक अबाउट इट, बट द एस्पेक्ट ऑफ इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज it has a constitutional background. The reason why the case is important is because it enacts or it takes into account or incorporates the spirits of many important articles. उनमें से सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी ओनली। बराबरी का काम मतलब बराबरी का पैसा, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, काम ज्यादा है, तब पैसे में भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर सेम काम है तो आप कुछ भी और नहीं देखेंगे, सेम काम का सेम पैसा मिलेगा, है ना। कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के बेसिस पे आप किसी तरह का बाइस नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 सीधा इन्वॉल्व है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 23, ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स वाज अ वेरी कॉमन, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, सॉरी। तो राइट्स अगेंस्ट और प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 दोनों में है। 23 का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है। बेगार, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, सबको प्रोहिबिट करता हुआ था ये सेक्शन। अब देखो गरीबी इतनी है इस देश में कि काम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, भले ही कम हो, तो आदमी दुगनी मेहनत करके कम पैसे पर भी रह जाता है क्योंकि उसे नौकरी चाहिए, क्योंकि उसे रोजी चाहिए। अभी इसी का फायदा उठा के ये जो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार वगैरह, वो इनका फायदा उठा लेते हैं क्योंकि वल्नरेबिलिटी होती है, डेस्परेशन होता है रोजी का, है। अब 23 इसी को रोकने की कोशिश करता है और इसी को फैसिलिटेट करता हुआ आया मिनिमम वेज एक्ट। आर्टिकल 23 का डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो आप किसी की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के अगर आप उसे कम पे कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ मिनिमम वेज एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, आप आर्टिकल 23 को भी वायलेट कर रहे हैं। So if you take advantage of somebody's desperation, you are violating Article 23 and this would amount to forced labor. ये forced labor ही है। It's not just physical force that is being talked about in Article 23, is also a psychological pressure or manipulation that a person on a on a better level prosperity wise creates on a person who hasn't had much in life, या फिर जिसके पास इतनी रिसोर्सेज या एक्सपोजर नहीं, है ना। दूसरा और एक और आर्टिकल, आर्टिकल 21, ऑब्वियसली राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो आ जाता है। पार्ट 3 में आर्टिकल 14, 23 और 21 तीनों जगह आप इस केस को यूज कर सकते हैं। देखिए लेटेस्ट केस है, हालांकि हाई कोर्ट का है, बट यू कैन स्टिल यूज इट। पार्ट 4 में आर्टिकल 39 क्लॉज ए टू डी, 39A में स्टेट shall direct its policies securing that citizens have a right to adequate means of livelihood. Article 39A talks about adequate means of livelihood. Article 39D talks about equal pay for equal work, both men and women. Minimum Wage Act directly implement करता है इस आर्टिकल को। आर्टिकल 41 में right to work, education, public assistance यहाँ पे भी है। Article 42 provisions for just humane conditions of work and maternity relief, which is these articles were specially added in the constitution to make sure that ours is a welfare society. हम लोगों का भला करने के लिए सरकार बना रहे हैं। सरकार एक व्यवसाय या व्यापारी सरकार नहीं है जो खून चूस के अपना पेट भरेगी। मैं इसके आगे और नहीं बोलना चाहती, लेकिन you know I think what I mean. Anyhow, but on theory या फिर on paper, ours is a welfare state. सरकार का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हमारे देश का संविधान है वही गवर्नमेंट पे गवर्नेंस का इम्पोजिशन डालता है। मतलब आप गवर्न करेंगे ऐसे कि लोगों का भला ही हो, है ना। आपका जो भी मेजर या पॉलिसी होगा वो लोगों के भले, लोगों के हित में हो, ठीक है। एंड फाइनली आर्टिकल 43 लिविंग वेज। वेज जो है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी वेज जो कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हर वर्कर के लिए सूटेबल हो, कि रोजी का जो काम होता है रोजी वो काम कर सके। आप झूठ मूठ के लिए या बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उसको चिल्लर मत पकड़ा दीजिए। ऑफ कोर्स गिव हिम समथिंग दैट ही कैन एक्चुअली कॉल means of livelihood. That is what a living wage is.
है ना। और लिविंग वेज में बाकी सारी भी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस, वेजेस ऑन टाइम, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वेज, प्रॉपर ब्रेक्स, है ना, प्रॉपर लीव्स। तो भाई काम करने की एक कन्वीनियंस, कि आपको छुट्टी मिल रही है ज़रूरत पे, मदद मिल रही है, प्रॉपर तनख्वाह मिल रही है, प्रॉपर ब्रेक मिल रहा है, प्रॉपर सेफ्टी गियर मिल रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, ये सब कुछ लिविंग वेज का पार्ट है। ठीक है, ये था केस, छोटा सा ही केस है। नाउ वी हैव बाइंडिंग पार्लियामेंट्री लॉज, सौरभ कमल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पे है ये केस। सुन के और पढ़ के मुझे ही थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ये क्या हो गया, बट यू नो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है और कोर्ट्स और उस पॉपुलेशन को केटर करने वाली जुडिशरी इतनी सी होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस केस का नाम तो मैंने आपको बता दिया। केस में क्या हुआ कि 2 जून 3 जून 2024 को एक एफआईआर लॉन्च होती है सौरभ जी के खिलाफ। ठीक है, सौरभ ही नाम है, हाँ, सौरभ जी के खिलाफ एक इकोनॉमिक ऑफेंस के चलते। इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब उनके खिलाफ ये इल्जाम था कि उन्होंने 15,000 की रिश्वत मांगी। अब इन्वेस्टिगेशन चलती रही, 13 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एफआईआर लॉन्च हो गई थी 2024 में, इन्वेस्टिगेशन 1 साल से ऊपर चलती रही। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था लोकल पुलिस स्टेशन पे। अब जब केसेस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात आती है, तो इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी बारीकी से की जाती है, क्योंकि आपको और ज़्यादा इन एविडेंसेस चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं जनरली, है ना, लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ मतलब ऑफ कोर्स जब घूसखोरी की बात आए तो इंडिविजुअल हो सकता है, बट देर आर जनरली मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, है ना। डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं जो 15,000 रुपए लूंगा, और मतलब चैनल्स होते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जैसे वो रविंदर जी, अंधसु रविंदर का केस था जो मैंने समझाया था, उत्तम बोहरा के थ्रू वो 50 लाख की रिश्वत ले रहा था। तो वही मैं कह रही हूँ कि मल्टीपल लोग, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, फिर घूस ऐसे ओपनली तो नहीं ली जाती, है ना। द फैक्ट कि एक पब्लिक ऑफिसर ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो उसको सीरियसली लिया ही जाएगा। प्लस उसको इन्वेस्टिगेट भी फिर आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा। करप्शन का मामला है, पब्लिक सेफ्टी का मामला है, लोगों का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर भरोसे का मामला है। ठीक है, अब ये जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, इन्होंने 13 महीने ले लिए इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन एक बेसिक सा पंचनामा तक फाइल नहीं किया। पंचनामा इज बेसिकली क्राइम सीन का रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्राइम सीन पर जब पुलिस जाती है, तो क्राइम सीन पर उन्होंने जो जो भी कुछ पाया, कहानी को सिद्ध करता हुआ, सस्पेशन को और मजबूत करता हुआ, सब कुछ सीज कर लिया जाता है या फिर रिकॉर्ड कर दिया जाता है ना। पंचनामा तक नहीं हुआ था और केस की इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर को 13 महीने पेश हो चुके थे। केस डायरी एक्सट्रीमली स्लॉपी थी, ऐसी लूज शीट्स को एक प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ था, और उनपे ना तो नंबर था, ना डेट थी, ना कुछ और था। मतलब वो क्या डिनोट कर रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसे समझें कि ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस वाला उस थैली को उठा के रद्दी वाले के पास जा रहा है। कोर्ट में तो वो थैली प्रेजेंट नहीं की जा सकती थी। अब सौरभ कमल जैन जी का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन को जानबूझ के डेलिबरेटली डिले किया जा रहा है। ऑफिसर जो है वो सीआरपीसी, अब तो बीएनएसएस हो गया है, लेकिन जब इसका ये केस है तब सीआरपीसी थी, कि सीआरपीसी के या प्रोसीजर के, क्रिमिनल प्रोसीजर के मैंडेटरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को मिस कर रहा है, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। और इस स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये जो केस है वो कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीजर्स का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ये सब बहुत जरूरी होता है। जब आप देख रहे हैं कि पंचनामा तक नहीं हुआ है, केस डायरी लूज शीट्स है, प्लास्टिक की थैली में रख रखा है बिल्कुल आलू गोभी की तरह, तो आप उस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट बियरिंग इन्वेस्टिगेशन कहेंगे? क्या क्या मतलब उससे निकलेगा क्या? व्हाट फ्रूट वुड दैट इन्वेस्टिगेशन इवन बियर? तो आपने इल्जाम लगा दिया है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार कर दिया है उस आदमी के खिलाफ, और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं, कि ये भी नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ एविडेंसेस क्या हैं, उसके गुनाह को आप सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, अब 13 मंथ हो चुके हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। केस डायरी जो कि
CRPC एंड नाउ BNSS मैंडेट करता है, मतलब इट इज नॉट एन ऑप्शन, यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड इट, नो इट इज मैंडेटरी। केस में केस डायरी का होना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर वायलेटिंग BNSS के इंपॉर्टेंट प्रोविजन। केस डायरी नहीं है, डीजीपी के ऑफिस से मल्टीपल ऑर्डर्स इशू हो चुके थे ये असिस्टेंट पुलिस के पास, लेकिन ये फिर भी टस से मस नहीं हुआ। पूरी लोकल पुलिस एकदम बढ़िया तरह से डीजीपी के इंस्ट्रक्शंस को तक इग्नोर कर रही थी। अब कोर्ट को यकीन नहीं हुआ ये सब देख के कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, द पुलिस इज नॉट टेकिंग एनीवन सीरियसली, डीजीपी के ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया जा रहा, प्रोसीजर जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, दे कैन नॉट मूव एन इंच विदाउट इट, उसको बिल्कुल ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे। व्हाट आर दे इवन डूइंग, क्या कर क्या रहे हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अपने दे इट एक्सप्रेस एस्टोनिशमेंट एट द सबमिशन that despite the crime being registered on 3rd June more than 13 months ago, the basic tenet of the investigation, namely the panchnama of the scene of the offence, has not been carried out by the concerned investigation officer। कि भाई 1 साल से ऊपर हो चुका है और पंचनामा तक नहीं क्रिएट किया गया है। कोर्ट ने ये भी नोट किया that less said is better about the remaining part of the investigation, कि जब आपने पहला ही स्टेप इतना स्लोपी तरह से कैरी आउट ही नहीं किया है, आपने इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेप्स को ही नहीं किया है, तो आगे जाके आप इन्वेस्टिगेशन में करेंगे क्या, मतलब व्हाट विल यू इवन डू इन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस नेचर बीइंग एन इकोनॉमिक ऑफेंस व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, ये सीरियस ऑफेंस है, जैसे हायर रैंकिंग ऑफिसर कंडक्ट करता है, परसू करता है। और अगर इस रैंक के ऑफिसर से भी हम संजीदगी की और मतलब सिंसियरिटी की उम्मीद अगर नहीं लगा सकते, तो हम बाकी पुलिस डिपार्टमेंट से किस चीज की उम्मीद लगाएंगे। Personal perusal of the case diary. Upon personal perusal of the case diary, the court found that it was maintained in a casual manner. Loose leaves है, एक येलो कलर की प्लास्टिक फाइल में है, बिल्कुल जो हम बच्चे प्रोजेक्ट में नहीं सबमिट तुम लोग स्कूल में देते हो, उतना ही बुरा हाल। फर्स्ट पेज पर कोई नंबर नहीं, कोई डेट नहीं, लेजर पेपर पे टाइप कर रखी है। केस डायरीज नंबर 1 to 13 लूज शीट्स पर है, इंडिकेटिंग क्लियर वायलेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 172 1B ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सेक्शन 172 क्लॉज 1B को पूरी तरह से वायलेट कर रहा है, कपल्ड विद वेरियस सर्कुलर्स एंड डायरेक्शंस जो कि डीजीपी ने इशू किए थे महाराष्ट्र स्टेट। कोर्ट ने नोटिस किया कि डीजीपी का ऑफिस जो है वो सर्कुलर 6 दिसंबर 2018 से लगातार इशू कर रहा है, एंड मतलब यहाँ सर्कुलर है 6 दिसंबर 2018 को एक सर्कुलर आया, फिर 16 सितंबर 2021 में सर्कुलर आया, फिर 12 फरवरी 2024 में सर्कुलर आया। लगातार पुलिस पर्सनल को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं महाराष्ट्र में कि केस डायरी मेंटेन करिए, सेक्शन 172 को सीआरपीसी के कंप्लाइन करिए, वो कंप्लाई करिए, ये ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, इट्स मैंडेटरी प्रोसीजर, यू हैव टू कंप्लाई विद इट, बट टू नो अवेल। Court observed that all police personnel in the state of Maharashtra must follow the mandate of law as per the provisions of CRPC as well as directions issued by the officer of the Director General of Police. कोर्ट ने नोट किया कि डायरेक्शंस जो कि डीजीपी के ऑफिस से आए हैं आर नॉट percolated to the lower rank of police personnel who are blatantly violating the directions issued by the topmost authority of the police department. कोर्ट रिमार्क की जो सिचुएशन है ये अनकॉन्शनेबल है, अनपार्डनेबल है, एक डिसिप्लिन पुलिस फोर्स में ये बर्ताव बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। पुलिस पर्सनल्स अपने आप में डिसिप्लिन अगर नहीं है, मैंडेटरी डायरेक्शंस को, प्रोसीजरल कंप्लायंस को इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, तो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या होगा। बात गलत नहीं है वैसे। कोर्ट ने डीजीपी को भाई पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी ओथ पे कि भाई प्रोविजंस लॉ के जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं वो बाइंडिंग और मैंडेटरी हैं, ठीक है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पुलिस पर्सनल उसको फॉलो करते हैं, मतलब दिस एक्सप्लेनेशन वाज टेकन ऑन ओथ, इमेजिन। और मतलब ये सिर्फ किताबों में रहने के लिए नहीं है कि भाई सीआरपीसी की किताब आपने हार्ड बाउंड सजा के पीछे रख ली, बट आप उसमें लिखी हुई बात को फॉलो नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट अ फिलोसफी ऑफ लॉ, it is not just something somebody wrote in a beautiful book, no, it is a mandate that you need to follow। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी पावर है, ये बुक ही तुम्हारी पूरी पावर और लिमिट को बताती है, ठीक है।
मतलब आप नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग क्रिमिनल प्रोसीजर प्रॉपरली, पुलिस पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। कोर्ट ने उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जो अपना नेसेसरी एक्शन है वो रिजर्व कर लिया, मतलब इस केस में तो उसे हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट वाज क्वाइट क्लियर कि उस असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर आईओ के अगेंस्ट एक्शन तो 100% लिया ही जाएगा। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है कंट्री में, और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उन सब्जेक्ट्स पे लॉ इनैक्ट करने की जो कि लिस्ट 1 में दे रखे हैं, एंड दोज लॉज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है प्रेसिडेंट्स के इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की, एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय पासिंग स्टैट्यूटरी लॉज दैट ओवरराइड जुडिशियल डिसीजंस, नॉट जस्ट बाय स्टैट्यूटरी लॉज, इवन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। There are multiple ways that through which they can override सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। हुआ भी है, पता ही है हमें। जब पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट करती है जो कि एग्जिस्टिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन इम्प्लाइडली प्रेसिडेंट को ओवरराइड कर देता है विदाउट एक्सप्रेसली स्टेटिंग। तो मतलब पार्लियामेंट्री लॉज को जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर जगह दी गई। Parliament can expressly abrogate a judicial precedent by specifically mentioning in statutory provision that the particular precedent or judicial decision shall not apply or is being overruled। ठीक है, अब देखो अगर केस को इस तरह से देखा जाए तो प्रोसीजरल मैंडेट, the procedural mandate and the क्या कहेंगे उसको the duties that are imposed on law enforcement agencies, इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट तो है नहीं, है ना, जो कि मेंस में एक्सप्रेसली पूछा जाता हो। लेकिन अगेन बाय इंटरप्रिटेशन और बाय योर क्रिएटिव इमेजिनरी, इफ यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट दिस केस इन एनी ऑफ योर आंसर्स, प्लीज डू लेट मी नो। हालांकि कुछ पॉइंट्स का अंदाजा मुझे भी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ इस केस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना। Not something which is obvious तो everybody can state, but I want to see how creative you can get while writing an answer। इससे आपकी कला जाहिर होगी, है ना। आंसर राइटिंग एक कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। देयर आर स्टूडेंट्स जिनके आंसर्स में पढ़ती हूँ and I'm like वाह, ये आंसर है या किसी जज का लिखा हुआ जजमेंट, मतलब some students are really good at it। अब आते हैं दूसरे केस, सुरेंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई। ये आर्टिकल 21 पे है सीधा, ठीक है। डिलेड इन्वेस्टिगेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, सबसे रिलेटेड है। और ये भी कुछ बड़ा अजीब और गरीब सा केस है। इसमें भी घूसखोरी का ही मामला सामने आया था। सुरेंद्र कुमार जो थे वो चीफ मार्केटिंग मैनेजर थे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, एसटीसी, और एलिजिडली इन्होंने 15,000 रुपए किसी अब्दुल करीम हामिद से डिमांड किए, ठीक है, फॉर प्लेसिंग अ ड्राइड फिश ऑर्डर ऑफ 140 टन। ओके, अब कंप्लेनेंट अब्दुल करीम हामिद जो है वो सीबीआई के पास गया 1984। अब देखो तुम ना डेट याद रखना, बहुत जरूरी है। 1984 में अब्दुल करीम हामिद सीबीआई के पास जाता है और एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करता है, जिससे कि एक केस रजिस्टर हो जाता है सुरेंद्र कुमार जी के खिलाफ अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज डी, रेड विद सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगेन ये एक्ट अपने आप में मेंस का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 तो है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है। सीबीआई ने एक ट्रैप ऑपरेशन कंडक्ट किया होटल कनिष्का में, जहां पे कुमार जी को 7,500 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एक केमिकल होता है फिनोल्फिथिलीन, जो कि इट चेंजेस कलर, तो उसे नोटों पे लगा देते हैं, फिर आपके हाथों पे वो स्टेन कर जाता है, तो पता चल जाता है कि आपने ये पैसा लिया। हालांकि ये जो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज या इस तरह की जो प्रैक्टिस सीबीआई और बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो करती थी कंडक्ट, वो सही नहीं थी। जैसे आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति मेरे सामने आता है कि मैडम आप मेरा बैग पकड़ लोगी 5 मिनट के लिए, कि हाँ जी पकड़ लेंगे, है ना, मैं बस अभी आया, मेरा बैग पकड़ लेना। फिर आके वो बैग ले जाता है, बैग पे लगा हुआ है वो, ठीक है। फिर वो सीबीआई के सामने या पुलिस के सामने नोट रख देता है कि देखो अब इसके हाथों पर इंक होगी, इसने नोट पकड़ रखे हैं।
तो मैंने तो बैग पकड़ा था। इसी तरह से लेट्स से कि भाई कोई मुझे पकड़ देता है कि आप 5 मिनट के लिए पकड़ेंगे जरा, या फिर मैं अपना लेस बांध लूं, कैन यू टेक केयर ऑफ माई कैश, ऐसे पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। मतलब ये बहुत कंक्लूसिव नहीं था, इट वाज रादर स्टूपिड, इट वाज वेरी इजी to plant these criminal activities on a person using these kind of tests. That's how superficial and non conclusive they were. तो अब इनको इतना कंटिन्यू किया नहीं जाता, क्योंकि 1984 की बात कर रहे हैं हम, जब चीजें इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और साइंटिफिकली भी हम उतना ज्यादा आगे नहीं थे। अब तो हर चीज फॉरेंसिक साइंस स्पेशली इतनी आगे बढ़ चुकी है कि देयर आर अदर वेज टू कंडक्ट दीज स्टिंग काइंड ऑफ ऑपरेशन, है ना, कैमरा वैमरा सब आ गया है। अब कुमार जी को 1984 4 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई ने उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर ली, यही सेक्शन लगा दिए गए, ठीक है। एंड सेक्शन 167 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है, जहाँ पे पब्लिक ऑफिसर इलीगली ग्रेटिफिकेशन ले रहा है। ओके, अब ट्रायल में 13 विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। आफ्टर एग्जामिनिंग 13 विटनेसेस ड्यूरिंग द ट्रायल, कुमार जी को 21 अक्टूबर 2002 को कन्विक्ट कर दिया और 24 अक्टूबर 2002 को उनको सेंटेंस कर दिया। कॉन्करेंट टर्म ऑफ 2 years rigorous imprisonment for IPC section 161 and 3 years rigorous imprisonment for Prevention of Corruption Act along with fines of 7500 each. कुमार जी ने सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी में अपील की, रेड विद सेक्शन 27 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और वो पूरे ट्रायल के दौरान बेल पर रहे, ठीक है। उन्होंने बेल डिमांड की और कोर्ट ने उनको बेल दे दी। मतलब अरेस्ट होने के बाद भी और कन्विक्ट होने के बाद भी उनको बेल मिल गई थी, क्योंकि अपील में चले गए थे ना। तो अब वो पूरे देखो 1984 में कन्विक्शन हुआ है, सॉरी 1984 में अरेस्ट हुई है ना, चार्जशीट फाइल हुई या इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, 2002 में उनके खिलाफ कन्विक्शन और सेंटेंस आया, और 2002 में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। 2002 में उन्होंने अपील फाइल कर ली, 1984 से 2002 अपील उन्होंने फाइल करी, और अपील का डिसीजन अब आया है। ये केस 2-1 दिन ही पुराना है, ठीक है। तो आप ये समझें कि अपील जो है वो 22 साल से पेंडिंग थी, 22 years. अपील was filed in 2002. अब क्या चल रहा है 2025, तो लगभग 22 साल से अपील पेंडिंग है ना। हालांकि सुरेंद्र कुमार जी को जेल में नहीं रखा गया, वो बेल पर ही बाहर रहे, लेकिन उनकी सारी जिंदगी इसी डर में गुजर गई कि कभी भी आके मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि जो ऑफेंसेस के एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे वो सारे के सारे नॉन बेलेबल थे और कॉग्निजेबल थे। So he spent his entire life under a constant fear that he might be arrested any day now. सुरेंद्र जी अब 90 साल के हो गए हैं बाय द, ठीक है। सुरेंद्र जी ने अपील किया था कन्विक्शन के अगेंस्ट, लेकिन जब इतना लंबा टाइम हो गया, सोचो 22 साल हो गए, उनको कितना 5 साल की सजा हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अगर आप, पहले तो उन्होंने कन्विक्शन चैलेंज किया, फिर बाद में उन्होंने देखा कि भाई सजा ही पूरी हो चुकी है ना, मैं तो बाहर ही हूँ, सजा मतलब ऑलरेडी इतने साल बीत चुके हैं जब से मुझ पे केस चल रहा है, तो ये सेट कि आप कम्यूट कर दीजिए सेंटेंस, है ना, मुझे जेल में तो आप डालेंगे ही, तो आप क्या करिए कम्यूट कर दीजिए। तो ही स्टॉप चैलेंजिंग द कन्विक्शन ओनली, ही ओनली डिमांडेड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बिकॉज ही वाज 90 years old, 90 साल के थे। अब केस जो है वो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज और सिस्टमैटिक डिले को हाईलाइट करता है, स्पेशली इन करप्शन केसेस, जहाँ पे सक्सेसफुल ट्रैप ऑपरेशंस और कन्विक्शन के बाद भी एपेलेट प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि सजा हो ही नहीं पाती है। अब कोर्ट ने नोट किया कि कुमार जी ने इनिशियली एडवांस किए थे आर्गुमेंट्स ऑन मेरिट, लेकिन सब्सिक्वेंटली ही गेव अप हिज चैलेंज टू कन्विक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड हिज आर्गुमेंट टू सीकिंग रिडक्शन ऑफ सेंटेंस क्वांटम, एक्नॉलेजिंग कि वो कन्विक्शन को चैलेंज अब कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में सेंटेंसिंग सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, इट इज अ केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डेटरेंस और रिहैबिलिटेशन का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एंड इट नीड्स टू बी वर्कड आउट फ्रॉम केस टू केस बेसिस। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंसिडेंट हुआ था 1984 में, एंड प्रोसीडिंग्स 40 साल से चल रही हैं, विद द ट्रायल टेकिंग नियरली 19 years टू कंक्लूड। सोचो 1984 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2002 में कन्विक्शन हुआ,
मतलब 19 साल तो ट्रायल पूरा होने में लग गए और 22 साल और अपील पेंडिंग है। तो मतलब 40 साल से व्यक्ति यही सोच रहा है कि अब जेल गया, कि अब जेल गया। किस तरह की रही होगी वो जिंदगी। Court noted that the sword of Damocles and uncertainty regarding the fate of, देखो sword of Damocles is basically a sword hanging over your head constantly। वो तलवार जो सर पे लटकती रहती है और तुम्हें डर लगा रहता है कि वो अब गिरी कि अब गिरी, वही है sword of Damocles। ठीक है, और Damocles or whatever his name is, proper noun है कैसे भी कह सकते। Regarding the fate of Kumar's case had persisted for nearly 40 years, which by itself is has constituted a mitigating factor. इतनी prolonged uncertainty, इतना delay judicial proceedings में आर्टिकल 21 का कितना बुरा वायलेशन है। ठीक है, vital mitigating factors that Kumar's advanced age 90 years के वो हो गए हैं, उनको इतनी बीमारियां हैं, वो हाईली वालनरेबल है, फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इनकार्सरेशन, मतलब अब अगर उन्हें हम जेल में डालते हैं तो उससे हम क्या पालेंगे, रिहेबिलिटेशन पालेंगे कि डेटरेंस पालेंगे। 90 साल का व्यक्ति जो बीमार है, इतने फिजिकल एलिमेंट से गुजर रहा है, उसको अब आप कन्विक्ट करके या उसके कन्विक्शन को अपहोल्ड या कंफर्म करके क्या पालेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। फाइनली कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कम्यूटेशन हम कर देंगे एंड द कम्यूटेशन वाज रिड्यूस टू द पीरियड सर्व्ड ऑलरेडी इन जेल, मतलब वो एक दिन जो उन्होंने काटा था उसी को पीरियड सर्व मान के इनको फाइनली इनका केस खत्म कर दिया। इट इज ऑलरेडी सर्व द पीरियड, हिज सेंटेंस इज कंप्लीट, ही हैज बीन पनिश्ड फॉर व्हाट ही माइट हैव डन। ठीक है, अब कुमार सीनियर ऑफिसर थे एसटीसी के साथ जो ऑलरेडी इनकार्सरेशन सर्व कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है ऑफेंस से पहले, फाइन भी डिपॉजिट कर दिया 15,000 का जो उनसे कहा गया था, और इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल में वो लगातार पार्टिसिपेट करते रहे। इतनी लेंथी लीगल प्रोसीडिंग्स में एक भी दिन उनकी हियरिंग में वो होते नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब he was constantly present, constantly cooperating throughout the investigating process, immediately submitted the fine. He did not do anything which might have been derogatory to the investigation, and despite that the investigation after it concluded did not bear anything which resulted in something। ट्रायल इतना लेट हुआ, अपील इतनी लेट हो गई, कोई फायदा ही नहीं निकला। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के चलते, इंक्लूडिंग कुमार्स एडवांटेज एंड डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन, inordinate delay, precedents, clear antecedents, he had already served 1 day in custody, that was a fit case for reducing the quantum under the proviso of section 5 clause 2। अल्टीमेटली कुमार जी का सेंटेंस कम हो गया, वही जो एक दिन उन्होंने सर्व किया था वही उनका पनिशमेंट मान के उनका केस फाइनली खत्म कर दिया। अब कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस एंड वायलेशन ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। सेक्शन 5 बीएनएस स्टैब्लिश करता है फाउंडेशनल प्रोविजन फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, जहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट विदाउट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, and this commutation power must be exercised in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब हार्श पनिशमेंट से कम करके पनिशमेंट को मेलो कर दिया जाता है, मतलब the rigorous or the harsh nature of the punishment is mellowed down to something more simple, we call it commutation। So it can be an entire change of punishment, जैसे डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, तो ये कम्यूटेशन है। ठीक है, आप बेसिक नेचर को ही चेंज कर दे रहे हो, हार्शनेस को खत्म कर दे रहे हो सेंटेंस, ये कम्यूटेशन हो जाता है। The term appropriate government carries with distinct meanings depending on nature, jurisdiction of the offense। Appropriate government क्या हो सकती है भाई, कहाँ से मांगा गया है, कम्यूटेशन डिपेंड करता है। Section 474 grants extensive power to appropriate government to commute sentence without requiring consent, including commuting death to life imprisonment या life imprisonment to terms not less than 7 years, imprisonment of 7 years or more to terms not less than 3 years। मतलब वही कम कर दिया आपने हार्शनेस को, रिगरस से सिंपल कर दिया, है ना। Section 475 BNS established crucial restrictions ensuring that persons sentenced to life imprisonment for offences of where death is prescribed or whose death sentences have been commuted to life imprisonment must serve at least 14 years before being eligible for release। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्किस बानो के केस में ये बड़ा मेजर फैक्टर था।
है ना। बिल्किस बानो के केस में जितनी भी कंट्रोवर्सी आई थी वो इस सेक्शन से नहीं आई थी, वो सीआरपीसी वाला सेक्शन था, बट इसी सेक्शन का कॉरेस्पॉन्डिंग था, है ना, कि उन लोगों ने जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सजा मिली हुई है, उनके सेंटेंस, डेथ सेंटेंस की सजा सॉरी जिन्हें मिली है, उनके सेंटेंस को कम्यूट अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो 14 साल ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर, ये टॉक्स अबाउट रिलीज, सॉरी, have been committed to life imprisonment, उनको एटलीस्ट 14 ईयर्स जेल में काटने ही है बिफोर दे आर बीइंग एलिजिबल फॉर रिलीज, ठीक है। कम्यूटेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स कॉन्करेंट jurisdictional powers, जहाँ पे 476 of BNSS allows central government to exercise commutation powers in death sentences alongside state governments, while section 477 requires coordination between different levels of government in sensitive commutation decisions। अब देखो बिल्किस बानो तो हालांकि पुराना हो चुका है केस, लेकिन उस केस में ये सारे के सारे सेक्शन बड़े कंट्रोवर्सी में, है ना, क्योंकि गुजरात ने जो ऑर्डर पास किया था अपने कन्विक्ट्स के लिए और अपने प्रिजनर्स के लिए, उसके साथ एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट था। आई होप यू नो द स्टोरी, आई एम नॉट टेलिंग इट हियर, ठीक है। वायलेशन ऑफ स्पीडी ट्रायल, भाई स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का इंटीग्रल कंपोनेंट है, कई बार कोर्ट कह चुका है, शुरू से कह रहा है, हुसैन आरा खातून से कह रहा है, बट कौन सुन रहा है। जब आप एक अनरीजनेबल डिले कर देते हैं कोर्ट केस के डिस्पोजल में, तो ये साइकोलॉजिकल टेरर और स्टिग्मा है जो कि सोसाइटी में लोगों के माइंड्स पे क्रिएट हो जाता है। जब आप सजा को अनरीजनेबली लॉन्ग कर रहे हैं, जब ऐसा पनिशमेंट दे रहे हैं जो गवारा नहीं, जो वारंटेड नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रेपिडेडली एम्फसाइज्ड कि अनरीजनेबल डिले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का वायलेशन और आर्टिकल 21 का वायलेशन। बट you know the fact that it happens and why it happens is something that we cannot really stop। अगर हम प्रैक्टिकल रियलिटी मैं तुम्हें समझाऊं, या तुम खुद जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या उस फील्ड में जाते हो तो तुम समझोगे कि ये किसी का दोष नहीं है, इट इज एक्चुअली नॉट जुडिशरीज फॉल्ट कंप्लीटली। जुडिशरी में भी ये एक प्रॉब्लम है, वो ये ना नीचे से आ रही है प्रॉब्लम। जैसे इवन क्रिमिनल केसेस, जब ये सौरभ वाला केस देखो, इसमें पंचनामा ही नहीं फाइल हुआ है ना, 13 महीने से ऊपर हो गए, पंचनामा अभी किसकी गलती, आयोग की गलती है। तो ये पेंडेंसी जो है, इनऑर्डिनेट डिले जो है, ये सिर्फ जज का या फिर क्लाइंट का फॉल्ट नहीं होता, कई बार क्लाइंट की भी गलती होती है, सब मिल के आपस में इस इनऑर्डिनेट डिले को कॉज करते हैं। विटनेसेस को बुलाया गया, विटनेसेस नहीं आए, बुलाया मतलब प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया, अगर आए भी तो विटनेस का एग्जामिनेशन ही पेंडिंग है, सालों तक पेंडिंग है, विटनेस ही नहीं एग्जामिन हो रहे, अब दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वकील डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, whose fault is that? Nobody, भाई सब मिल बांट के दोषी हैं। तो इनऑर्डिनरी डिले इज नॉट बिकॉज प्रोसीजर लेंदी है या कोर्ट्स ढीले हैं या जजेस काम नहीं करना चाहते, नहीं। इनऑर्डिनरी डिलेज कहीं ना कहीं हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा मेनेस है जो हर किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन से क्रिएट हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर एंटिटी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते ये कहने के लिए, अरे आप, है ना। तो इसीलिए ये मेनेस कभी सोसाइटी से, जुडिशरी से, लीगल फ्रेटर्निटी से जाएगा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल। एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया हु सफर्स फ्रॉम इट, ये हर जगह का प्रॉब्लम है। तो खैर आई होप कि आपको समझ आया कि क्या केसेस थे, ये इंटरेस्टिंग केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनली काफी इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में जितने भी केसेस हमने पढ़े उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस ज्यादा है ना। तो आप उन्हें यूज कीजिए, क्योंकि जिन टॉपिक से वो रिलेट कर रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर मेन। सेकंड केस जो मैंने आपको बताया, उसको आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ये आप मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में, आई शैल बी वेटिंग। चलें, सब अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।